भुवन सुंदरी पार्ट 9 ए। बाहर कोलाहल मचा हुआ था तो अंदर घोड़े के पेट में बैठे ग्रीक योद्धा भय से कांप रहे थे। उन्हें मालूम था कि उनकी उपस्थिति का संकेत मात्र ट्रोजनों को मिल जाए तो उनकी जान की खैर नहीं, वे सबके सब तमाम कर दिए जाएंगे। दोधार तो चुपचाप रो भी रहा था। केवल नवयोद्ध मात्र शिला की तरह गंभीर बैठा हुआ था। तीक्ष्ण दृष्टि की फेंकी हुई बर्छी काट के घोड़े के अंदर से होती हुई उसके सिर के बिल्कुल ही पास गिरी। फिर भी वह ठस से मस न हुआ। वह तो बाहर आकर शत्रुओं पर टूट पड़ने के लिए आतुर था। इस मौके की प्रतीक्षा में तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुआ था और बार बार रूपधर को देख रहा था, क्योंकि इस हमले का नेता रूपधर ही था। बाहर जाने की आज्ञा वही देने का हकदार था। रूपधर को अच्छी तरह से मालूम था कि अगर वे इस साहसपूर्ण प्रयास में विफल हो जाएंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। ट्रॉय को कब्जे में ले पाना असंभव है। वह एक सपना मात्र बनकर रह जाएगा। अतः वह बड़ी जागरूकता बरत रहा था, फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा था। भुवनसुंदरी शाम को अपने पति हरिभयंकर के साथ इस घोड़े को देखने आई। पति के मन को बहलाने के अंदाज में वह घोड़े के चारों ओर घूमती रही, बीच बीच में उसे खटखटाती रही। घोड़े के अंदर जो योद्धा बैठे हुए थे उनकी पत्नियों की आवाज़ों की नकल उतारती रही। उनका नाम ले लेकर उन्हें वह बुलाती भी रही। रूपधर के बगल में ही बैठे प्रताप और देवमय तक्षण ही बाहर कूदना चाहते भी थे, किंतु अच्छा हुआ कि रूपधर ने उन्हें ऐसा करने से रोका। रात हुई। विजयोत्सव की क्रीड़ाओं में थके मंदे ट्रोजन के नागरिक गाढ़ी निद्रा में डूब गए। एक कुत्ता भी भूख नहीं रहा था। केवल भुवनसुंदरी जगी हुई थी। उसके कमरे के बाहर गोल आकार का एक दीप जला रहा था। ग्रीकों के लिए आयोजित यह संकेत चिन्ह था। आधी रात हो गई, चंद्रोदय होने वाला था। उस समय चौरेनाथ बिल्ली की तरह धीरे से नगर के बाहर गया और वज्रकाय की समाधि के पास ज्योति जलाई। उसी समय प्रत्याम्नाय भी एक जली मशाल हिलाता रहा, जो समुद्र में प्रतीक्षा में बैठे राजा के लिए संकेत था। राजा की नौकाओं के दीप भी जले। ग्रीक नौकाएं समुद्र तट की तरफ बढ़ी। राजा का संकेत प्राप्त होते ही प्रत्याम्नाय काट के घोड़े के पास गया और मंद स्वर में कहा, सब कुछ तैयार है। तक्षण ही रूपधर ने द्वारगार्ड को आज्ञा दी कि घोड़े का दरवाजा खोल दिया जाए। घोड़े की टटरी का दरवाजा खुला। एक योद्धा तो आतुर हो बाहर कूद पड़ा और वही का वही ढेर हो गया। अब रस्सी की सीढ़ी बाहर फेंकी गई। ग्रीक योद्धा एक एक करके चुपके से नीचे उतरे। कुछ योद्धा नौकाओं से उतरकर आने वाले सैनिकों के प्रवेश के लिए दरवाजा खोलने सिंहद्वार की तरफ दौड़े। कुछ योद्धा राजप्रासाद की तरफ दौड़े दौड़े गए और नींद में मस्त वहां के प्रहरियों को मार डाला। प्रताप अब केवल अपनी पत्नी भुवनसुंदरी के बारे में सोच रहा था। उसका ध्यान उसी ओर केंद्रित था। वह भुवनसुंदरी के महल की तरफ बेतशाह दौड़ा। इसके बाद मारकाट शुरू हुई। खिली चांदनी में ग्रीक वीरों ने अंधाधुन नागरिकों की हत्याएं की। यद्यपि रूपधर भुवनसुंदरी और उसकी सास को वचन दे चुका था कि अस्त्रहीनों का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, फिर भी ग्रीकों ने इस वचन को नहीं निभाया। वे हर घर के अंदर घुसकर स्त्रियों और बूढ़ों तक के गले काटते रहे। वर्धन, उसकी पत्नी और बेटियां एक मंदिर में जाकर छिप गए। वर्धन बाहर आकर ग्रीकों का सामना करना चाहता था, किंतु उसकी पत्नी ने उसे रोका और कहा, तुम वृद्ध हो, उनसे भिड़ने की शक्ति तुम में नहीं है। अच्छा यही है कि यही छिपकर हम अपनी जान बचाए, यही बात बहुत है। वर्धन ने पत्नी की बातें मान ली, पर इतने में ग्रीक उसके एक बेटे का पीछा करते हुए आए और देखते देखते नवयोद्धा ने तलवार उसकी पेट में भोंक दी और वह वही ढेर हो गया। वर्धन से यह दृश्य देखा नहीं गया। कोई भी पिता अपनी ही आंखों के सामने बेटों को शत्रुओं के हाथों मरते हुए कैसे देख पाएगा, सह पाएगा। वह आवेशपूरित होकर
बाहर आ गया और यूं ग्रीकों का वह कैदी बन गया। उसे राजभवन तक खींच कर ले गए और बड़ी निर्दयता से उसे मार डाला। प्रताप के साथ साथ रूपधर भी भुवन सुंदरी के घर गया। दोनों ने मिलकर बड़ी देर तक हरिभयंकर से लड़ाई की। आखिर भुवन सुंदरी ने ही हरिभयंकर की पीठ में छुरी भोंकी और उसे मार डाला। अब तक तो प्रताप सही सोच रहा था कि भुवन सुंदरी जैसे ही हाथ लगेगी मार डालूंगा, उसकी कृतज्ञता का प्रतिशोध लूंगा। किंतु उसकी मनमोहक छवि को देखते ही उसने अपना विचार बदल दिया। उसने तलवार फेंक दी और भुवन सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपनी नौकाओं के पास ले गया।